अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है सब ग्रुप से। तो जैसा कि हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वेक्टर स्पेस की बात करूं, तो वेक्टर स्पेस का जो अगर मैं एक सबसेट ले लूं और वो सबसेट जो है उसको मैं सब स्पेस तब कहूंगी जब वो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जिस तरीके से एक सेट का सबसेट होता है और एक रिंग का सब रिंग होता है, तो सिमिलरली ग्रुप का भी एक सब ग्रुप होता है। तो बाकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी सब ग्रुप मेरे पास एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट होगा जो कि क्या करेगा, ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि आ सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। यानी मैंने एक सबसे पहले तो एक ग्रुप जी लिया था, ये ग्रुप था मेरे पास, यानी ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था। और मैंने इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच ले लिया। मैं ये जो सबसेट एच है जो कि मैंने जी से लिया है, इसको मैं सब ग्रुप तब कहूंगी जब ये ग्रुप की सारे के सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम जॉब के टेस्ट के हवाले से देखें, तो वहाँ पे अगर हम सब ग्रुप चेक करने बैठें तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा कि हम चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ को लगाएँ। तो इसके लिए हमारे पास थ्योरम्स की स्टेटमेंट है। हम डायरेक्ट 4 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के बजाय थ्योरम की डायरेक्ट स्टेटमेंट लगा कर भी बता सकते हैं कि आया गिवन जो हमारा सबसेट है वो सब ग्रुप है कि नहीं है। तो नेक्स्ट में जो इसकी सेकंड डेफिनिशन है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो लेट के जी मेरे पास कोई से भी ग्रुप है, एच जो है वो इसका सबसेट है। तो एच जो है वो सब ग्रुप तब होगा जब 2 एलिमेंट्स मैं एच में से ले लूं और इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने से भी एलिमेंट किस में आ जाए, एलिमेंट एच में आए। इस तरीके से अगर मैं ए एच में ले लूं तो उसका इन्वर्स भी एच में बिलोंग कर जाए। अगर ये 2 कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएं तब मैं कहूंगी कि मेरे पास एच जो है वो सब ग्रुप है। एक अहम चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये कि ए, बी एलिमेंट आपने एच में से लेने हैं, ना कि जी में से लेने हैं। स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो एलिमेंट जी में से ले लेते हैं और उनका मल्टीप्लाई एच में शो करवा देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। याद रखिएगा, एलिमेंट भी एच में से लेने हैं और उनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएँगे, तो वो भी आपने कहाँ से लेने हैं, वो भी आपने एच में से ही लेने हैं, ठीक है? इसको कहा जाता है टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, क्योंकि हमने इसमें 2 स्टेप्स के अंदर सब ग्रुप की कंडीशन को चेक किया था, तो इसे टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट भी सेम यही है, तीसरे में है लेट जी बी द ग्रुप एंड एच बी द सबसेट्स ऑफ जी, देन एच फॉर्म द सब ग्रुप इफ ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी का इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा। तो ये भी हमारे पास सब ग्रुप का एक थ्योरम है। हम क्वेश्चंस के अंदर सब ग्रुप को जब प्रूव करते हैं तो हम ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बजाय इस चीज को डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं और बता देते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स एच में से लें और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए और ये आंसर जो है एच में बिलोंग करे, तो हम कहते हैं कि एच हमारे पास सब ग्रुप है। और इसका इसका नाम है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ये देखें, इसका नेम है टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, इसका नेम है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अक्सर आपको याद हो, जारी बात है, आप लोग एमएससी या बीएस करके आए हैं, वहां पे आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी। तो वहां पर प्रॉब्लम्स ऐसी होती थी, हमें क्वेश्चन दिया होता था और कहा होता था कि आप टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के जरिए प्रूव करें इसे, या अक्सर क्वेश्चन के आगे लिखा होता था कि वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के जरिए प्रूव करें। तो वहां पे मतलब यही होता था कि हमने टू स्टेप में ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है और वन स्टेप में हमने ये वाली डेफिनेशन को अप्लाई करना है। तो ये बस सिंपल डिफरेंस है इन दो चीजों के दरमियान में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को सब ग्रुप बता सकते हैं कि आया कोई नॉन एम्प्टी सेट सब ग्रुप है कि नहीं है। उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बयान की हुई हैं। प्रॉपर्टीज ये हैं कि मैंने एक ग्रुप जी ले लिया, वो अबिलियन तब होगा इफ ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स। वो कहता है कि आपके पास जी जो है, आपने एक सेट ले लिया है, यानी आपने ग्रुप उठा लिया है, तो अगर जी के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए तो वो ग्रुप हमेशा क्या होता है, अबिलियन होता है। अबिलियन का मतलब ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए, यानी ये दोनों कंडीशंस, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड का आंसर अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि ग्रुप अबिलियन है। लेकिन तब जब ग्रुप के हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स मौजूद हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स थे, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में देखें, 1 का इन्वर्स -1 मौजूद था, 2 का इन्वर्स अंडर एडिशन -2 मौजूद था, 3 का -3 मौजूद था।
इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास है, अगर मैं एक सेट ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि ये प्लस माइनस 1 है और इसको मैं ले लेती हूँ प्लस माइनस 2 ले लूँ, तो मैं इसमें देख रही हूँ कि 1 का इन्वर्स माइनस 1 है और 2 का इन्वर्स माइनस 2 है। अगर इस तरीके से किसी भी सेट के अंदर जो है वो उसका इन्वर्स मौजूद हो हर एलिमेंट का, तो हम ये कहते हैं कि वो जो मेरे पास ग्रुप है वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप कहलाता है। बट फिलहाल इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, क्योंकि अंडर एडिशन है तो उसमें 0 मौजूद होना चाहिए और उसके अलावा अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन तो 1 मौजूद है बट एलिमेंट का इन्वर्स अंदर मौजूद नहीं है। तो 1 का इन्वर्स मुझे अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 है, 2 का इन्वर्स क्या 0.5, अगर मैं सेट के अंदर 0.5 भी ऐड कर देती हूँ, तो तब अब ये जो सेट बनेगा, अब ये बिलियन ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप की सारी कंडीशन को फॉलो भी करेगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें। उसके बाद है ग्रुप जी इज अबेलियन इफ ईच एलिमेंट्स इन जी हैज ऑर्डर 2, यानी अगर आपके पास कोई ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। अभी हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद हो। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में आपने क्या देखा था कि हर एलिमेंट का हमने ऑर्डर निकालना सीखा था। तो अगर ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर सिर्फ 2 हो तो ऐसा ग्रुप अबेलियन होता है। अब ये ना अक्सर औकात इंटरव्यू में या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इजीली कि कोई ऐसा ग्रुप का नेम बताओ जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो या हर एलिमेंट का ऑर्डर सेम हो। तो उसकी एग्जांपल में आता है V4, इसे कहा जाता है क्लाइन 4 ग्रुप। क्लाइन 4 ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है एक्सेप्ट आइडेंटिटी। एक्सेप्ट आइडेंटिटी इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तो आइडेंटिटी तो किसी भी सेट के अंदर कि कोई भी जब हम बात करेंगे तो हम आइडेंटिटी के ऑर्डर को काउंट करेंगे ही नहीं, हम उसके बाकी एलिमेंट्स की हमेशा बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तो क्लाइन 4 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 2 होता है और मुझे पता है कि ये ग्रुप अबेलियन भी होता है। अभी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, जब हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे तो हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है? तो फिलहाल हम तब इसकी बात करेंगे, तब मैं अगेन भी बता दूँगी कि कैसे इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। तो मज़ीद हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पर भी जाते हैं। तो अ ग्रुप जी इज़ अबेलियन इफ एंड ओनली इफ AB का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर। तो कोई जो मैंने जी ग्रुप ले लिया, मैंने कहा वो ग्रुप अगर अबेलियन है तो तब होगा जब ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो यानी अगर ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी के बराबर आ जाए तब इसका मतलब वो ग्रुप अबेलियन है। असल में ना ये अबेलियन ग्रुप्स की ना कुछ नोट्स हैं, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं कि ग्रुप अबेलियन कब होगा। पहले हमने पढ़ी ग्रुप अबेलियन तब होगा जब उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद हो। दूसरा, अगर हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो। तीसरा, अगर ए बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो सपोज किया कि जी मेरे पास ग्रुप है, देन द ऑर्डर ऑफ ए एंड द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स आर सेम। तो यानी अगर जी मेरे पास ग्रुप है, तो अगर आपके पास ए का ऑर्डर और हमेशा उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है। ये जो पिछली हमने एग्जांपल की ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लो उसका ऑर्डर और इसके जो इनवर्स है उसका ऑर्डर हमेशा सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि अगर आप कोई एलिमेंट ले रहे हो और उसका आप ऑर्डर निकालो तो उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, उसके बराबर होगा, नॉट इक्वल्स या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑलवेज अ सब ग्रुप। मुझे पता है इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है और यूनियन जो है वो सब ग्रुप लाज़मी नहीं है हो। हाँ, यूनियन तब हो सकता है जब दोनों एक-दूसरे के अंदर कंटेंड करें। ये तो बहुत फेमस जो है ये 2 थ्योरम्स की स्टेटमेंट है जो कि आप तो आई थिंक बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है आइलर 5 फंक्शन। ये आइलर 5 फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स लगा के ग्रुप, सब ग्रुप और भी चीज़ें बहुत सारी बता सकते हैं। बट मैं इसको जो है वो जब मैं एमसीक्यूज़ करवाऊँगी तो तब मैं वहाँ पे आपको सारे के सारे ग्रुप थ्योरी की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगी, उसके ज़रिए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल असल में मैं इसलिए नहीं करवा रही डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, ताकि अभी आपको मेन ग्रुप्स का चीज़ों का आइडिया हो जाए, ताकि एंड में जाके मैं डायरेक्ट आपको फ़ॉर्मूलाज़ बताऊँगी और आपने बस वो याद करके अपने शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि आइलर 5 फंक्शन होता क्या है, क्योंकि आगे हम इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको n की वैल्यू 500 गिवन है, तो फाइ ऑफ n क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपने n की फैक्टराइज़ेशन कर ली है। n आपके पास 500 है, मैंने इसकी फैक्टराइज़ेशन की 5 क्यूब एंड 2 स्क्वायर आ गया। प्राइम फैक्टराइज़ेशन करनी है। वो करने के बाद हमेशा यहाँ पे आपने n लिखना होता है जो नंबर गिवन है और ब्रैकेट 1 माइनस 1 ओवर P1, 1 माइनस 1 ओवर P2 अप टू सो ऑन Pn तक आपने करना है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 5 है, तो 1 माइनस 1 ओवर 5 और सेकंड प्राइम नंबर क्या है? 1 माइनस 1/2 तो 1/2। सिंपल, आपने जैसे इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 200 आ जाएगा। तो इस तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है आइलर 5 फंक्शन का फॉर्मूला है। इस तरीके से आप इसे अप्लाई करते हैं।
और ज़ाहिर बात है वैसे आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा बीएस वगैरह में, बट मैं फिर भी अगेन रिवाइज करवाना चाह रही हूँ कि आइलैंड 5 फंक्शन क्या होता है। उसके बाद 7 5 6 2 गिवन है, मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। वो करने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे n की वैल्यू लिखी। n मुझे 7 5 6 2 गिवन था। पहला प्राइम नंबर मेरे पास 2 है, अगला प्राइम नंबर 3 7 8 1 है। देखिए मैंने पहला प्राइम नंबर लिखा, फिर मैंने दूसरा प्राइम नंबर लिखा, और अगर तीसरा प्राइम होता तो मैं वहाँ यहाँ पे तीसरा प्राइम भी लिखती। अगर चौथा प्राइम नंबर तो मैं चौथा प्राइम भी लिखती। फिर जो भी आंसर आता है मैं सबको मल्टीप्लाई करती, मेरे पास जो भी डिजायर रिजल्ट था वो यहाँ पे आ जाना था। तो नेक्स्ट में भी देखें 5000 है, इसको भी सिंपल मैंने उसी मेथड से किया जैसे मैंने ऊपर किया। बस आपको जरा तकसीम थोड़ा बहुत ये करने में आप लोग फास्ट होने चाहिए कि कैसे करना। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टीशन ऑफ अ सेट। तो सपोज किया कि एक्स मेरे पास एक नॉन एम्पटी सेट है, ठीक है। सिंपल वैसे मैं आपको पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि पार्टीशन क्या होता है। तो होता ये है कि आपके पास ना एक सेट दिया होता है कोई। तो यहाँ पे सबसे पहले जो और करके मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि मेन डेफिनेशन है, और मोस्टली बुक्स में यही मेंशन होती है कि अगर ए मेरे पास एक फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है किसी भी सर्टेन सेट ए की, तो उसको पार्टीशन कहते हैं, लेकिन तब कहते हैं जब वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो सबसे पहले हमारे पास इतनी कंडीशन क्या है कि ए किसके बराबर होता है, ए जो है वो यूनियन ऑफ ए के इक्वल होता है। तो ए ऑफ यूनियन ए के इक्वल होने का मतलब क्या होता है, ए ऑफ यूनियन ए के इक्वल होने का मतलब ये है कि आपने पहले तो एक ए सेट ले लेना है, ठीक है। वो जो आपने एक ए सेट उठा लिया है, वो जो आपने ए सेट एक ले लिया है, आपने उस सेट के छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लेने हैं, ठीक है। वो जो आपने छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए हैं यानी उसके उसके आपने एक सबसेट ले लिए हैं, और उन सब सेट्स को जब आप यूनियन लें और यूनियन अगर ए के बराबर आ जाए, तब आप क्या कहोगे कि आपके पास वो जो सेट ए था वो ए के इक्वल आ गया। और सेकंड कंडीशन ये है कि जब आप उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, और अगर उसका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए। तो जब आपने इसके किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले लिया और अगर इंटरसेक्शन क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो तब आप क्या कहोगे कि इसकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो इस चीज को मजीद एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि डेफिनेशन कहना क्या चाहती है। तो देखिए आपके पास एक सेट गिवन है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने इसके सबसेट्स उठा लिए, एक आपने ए वन ले लिया, एक ए टू ले लिया, एक ए थ्री ले लिया, ठीक है। अब ये जो ए वन है इसको मैंने अपनी मर्जी का कोई सबसेट लिया, 1 2 3 ले लिया, ए टू मैंने ले लिया 4 5। उसके बाद जो ए थ्री है उसको मैंने क्या लिया, 6 7 8। अब ये जो मैंने तीन नॉन एम्प्टी सबसेट्स ले लिए, ए वन ए टू ए थ्री, अगर मैं इन सब का यूनियन लूं तो देखिए यूनियन करने से क्या बन जाएगा, इस सब का यूनियन लूं तो ए सेट मेरे पास वापस बन जाएगा, ठीक है। ए सेट वापस बन गया। तो इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई है। दूसरे में ये है कि जब इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लिया, तो इंटरसेक्शन लेने से क्या हुआ, दोनों में से ज़ाहिर बात है ये तीनों का अगर इंटरसेक्शन ले लूँ, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि मैंने सब में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लिए थे। देखिए ए1 का इंटरसेक्शन ए2 के साथ लूँ, ए2 का 3 से, ए1 का एक 3 से, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, एम्प्टी है इंटरसेक्शन। तो इससे मुझे किस चीज़ का पता चला कि सेकंड कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। तो इससे मुझे ये पता चला कि ये जो सेट ए है वो क्या कर रहा है, वो पार्टीशन कहला रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पार्टीशन की कंडीशन सैटिस्फाई। तो अब मैंने देखा कि इसने पार्टीशन की दोनों के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इससे मुझे पता चला कि ये हमारे पास क्या है, ये पार्टीशन बना रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी सेट गिवन है, आप सिंपल तरीके से उसके क्या कर सकते हो, पार्टीशन लेके देख सकते हो। तो नेक्स्ट में देखिए मैंने एग्जांपल लिखी हुई है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। इसमें मैंने एक ए सेट 1 डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर ले लिया, मैंने इसके कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ले ली, एक में एक डब्ल्यू 1 डब्ल्यू ले लिया, दूसरे में डब्ल्यू स्क्वायर ले लिया। दोनों का जब मैंने यूनियन किया तो यूनियन करने से वो ए के इक्वल आ गया, और जब मैंने दोनों का इंटरसेक्शन किया तो एम्प्टी सेट आ गया। एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसने क्या किया, इसने पार्टीशन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बना है। नेक्स्ट मेरे पास है ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा है। तो मैंने इसके कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स पिक कर लिए, ए वन और ए टू। ए वन में है 1 माइनस 1, ए टू में है आयोटा माइनस आयोटा। मैंने इसके दोनों जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं इसका यूनियन लिया, तो मेरे पास ए आ गया, और जब मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया तो मेरे पास फाइव आ गया। तो मुझे आइडिया हो गया कि ये पार्टीशन बना रहा है, क्योंकि ये पार्टीशन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट में इंडेक्स है। इंडेक्स तो आपको पता होगा, ये तो बेसिक सी बात है बिल्कुल, कि मोस्टली जो बुक में लिखी होती है इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन वो ये है कि अगर जी मेरे पास कोई ग्रुप है, एच जो है वो उसका सब ग्रुप है, तो इंडेक्स ऑफ एच इन जी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ एच इन जी, या इस तरीके से इसे लिखा जाता है जी सच दैट एच, इस ये इसकी नोटेशन है।
और ये बराबर होता है हमेशा जी ऑर्डर ओवर एच ऑर्डर के, यानी ऊपर बड़ा होता है, नीचे हमेशा छोटा वाला एलिमेंट आता है। एन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट को सेट ऑफ एच इन जी। तो ये जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट को सेट ऑफ एच इन जी है, इस तरीके से हम निकालते हैं। इंडेक्सिंग इस तरीके से करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के जरिए जो है वो सिंपल इंडेक्स निकालेंगे, और इंडेक्स हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो देखें यहाँ पे जी, उस हमें एक सेट गिवन है, एच जो है वो उसका एक सबसेट गिवन है। मुझे पता है जी का ऑर्डर 6 है, एच का ऑर्डर 3 है। मैंने सिंपल जी का ऑर्डर 6 था और एच की जगह पे 3 पुट किया, और जब इसको डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास 2 आ गया। तो उससे मुझे ये पता चला कि जो इंडेक्स है वो 2 के बराबर है। फिर मुझे Z भी गिवन था, मुझे H भी गिवन था। ये मैंने इंडेक्स के मेथड से बताया है, ठीक है? इंडेक्स कह रही हूँ, सॉरी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोस है, जो ऑफिशियल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें पता है कि हम लेफ्ट और राइट कोसेट कैसे निकालते हैं। अगर एलिमेंट्स इसमें देखें, अब ये चीज़ है, इसे कहते हैं राइट कोसेट्स। तो राइट कोसेट में क्या है कि मैंने H दूसरी तरफ से ऐड किया। तो आपने क्या करना है, इस H के अंदर जो हमारा मेन ग्रुप G है, उसके सारे एलिमेंट्स को देखें ऐड किया हुआ है 1 बाय 1 करके, तरतीब से सबको ऐड किया है। तो H में पहले आपने 0 ऐड किया तो आपके पास ये आ गया, और H में देखिए नेक्स्ट में मैंने फिर अगले एलिमेंट को फिक्स कर लिया और उसको H के हर एलिमेंट के अंदर देखे ऐड किया। तो 2 को H में ऐड किया, मुझे पता है 2 प्लस 0 देखिए 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, और 4 6 हो गया। और मुझे पता है कि ये अंडर मॉड्यूल 6 है, तो सिंपल जब मैंने किया तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 3 में जब H को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 3 में 0 ऐड किया, 3 आ गया। आपने सिंपल बस ऐड करते जाना है एलिमेंट्स को। तो जब मैंने ऐड किया, मैंने देखा कि सेट की डेफिनिशन में मैंने पढ़ा था कि सेट के एलिमेंट्स को हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब जो कितने डिस्टिंक्ट वेज हैं यहाँ पे लिखने के, एक तो 0 to 4 का सेट है और दूसरा 1 3 5 का सेट है, बाकी वही वाले एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कितने वे से इसको रिप्रेजेंट कर पाए, 2 वे से रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसका मतलब इसका जो इंडेक्स है वो सेट का कितना है, वो 2 है। और उसके बाद सिंपल अगर मैं अपना इंडेक्सिंग फॉर्मूले के जरिए भी करती हूँ, तो इंडेक्सिंग फॉर्मूले में भी मैंने क्या देखा, इंडेक्सिंग फॉर्मूले में भी मेरे पास यहाँ पे 2 है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए मेरे पास जी सेट गिवन था, उसके बाद मुझे एच भी गिवन था। तो जी में कितने एलिमेंट्स थे, 4 थे। एच में कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे। मैंने सिंपल वही जी में मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिया, एच में मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए। तो देखें इसका जब मैंने डेक्सिंग निकाली तो मेरे पास 2 आ गया। अगर मैं इसके डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट को सेट भी निकालना चाहूँ तो सिंपल तरीके से आप एच के एलिमेंट्स के साथ जी के हर एलिमेंट को पकड़ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब देखिए जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, तो मेरे पास 2 ही डिस्टिंक्ट सेट्स आते हैं, एक 1 माइनस 1 और दूसरा आयोटा माइनस आयोटा। तो इसका मतलब इसका इंडेक्स कितना है, 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव। क्या होता है, कोई भी ग्रुप जी कम्यूटेटिव तब होता है जब ए बी के बराबर आ जाए, या ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ जाए, तो इसे कम्यूटेटिव कहा जाता है। और इसके बाद वैसे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और कुछ नोट भी लिखा हुआ है कम्यूटेटिव की, कि नॉर्मल इंप्लाइज परम्यूटेबल बट अ परम्यूटेबल नॉट इंप्लाइज नॉर्मल। असल में नॉर्मल अभी हम आगे पढ़ेंगे, परम्यूटेबल को भी आगे पढ़ेंगे। तो जो ग्रुप नॉर्मल होता है, नॉर्मल आपने पढ़ा होगा वैसे तो, अगर याद हो तो जी एच, जी इनवर्स जो है वो किस में बिलोंग कर जाए, एच में बिलोंग कर जाए, या इक्वल भी अक्सर बुक्स में लिखा होता है, तो ये नॉर्मल है। तो सिंपल वर्डिंग में जी एच किसके बराबर होता है, एच जी के बराबर होता है। तो नॉर्मल जो ग्रुप होता है वो हमेशा परम्यूटेबल होता है। परम्यूटेबल क्या होता है, वो भी सिंपल कम्यूटेटिव की तरह ही होता है। लेकिन जो ग्रुप परम्यूटेबल होता है वो लाजमी नहीं है कि हमारे पास नॉर्मल भी हो। नेक्स्ट है साइक्लिक ग्रुप इन विच आइडेंटिटी कैन नॉट बी जनरेटेड इज कॉल्ड इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप। यानी अगर आपके पास कोई भी ग्रुप मौजूद है तो उसमें आइडेंटिटी लाजमी होगी, लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं मौजूद तो इसका मतलब वो एक इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि हमें उसके एंड का पता नहीं चल रहा कि कौन सा वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूं और आइडेंटिटी आ जाए। इसका मतलब वो इनफिनाइट ग्रुप है। एन इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर विच आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हम दो इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो उसके 2 जनरेटर होते हैं, वो इनवर्स होते हैं। एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ द सेम ऑर्डर आइसोमॉर्फिक। ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, ये तो बहुत बार आ भी जाता है। नेक्स्ट है परम्यूटेबल। अब मैं यहाँ पे ना पहले तो सिंपल वर्डिंग में आपको बता दूं परम्यूटेबल एंड कम्यूटेटिव में क्या फर्क होता है। कम्यूटेटिव में क्या होता है, उसमें आपके पास 2 सेट्स गिवन होते हैं, जैसे H1 गिवन है और H2 गिवन है। आपने क्या करना होता है, इन दोनों के एलिमेंट्स को कंप्यूट करवाना होता है। यानी एक एलिमेंट यहाँ से लेके इसके एलिमेंट के साथ आप उसकी कम्यूटेटिव चेक करते हो। लेकिन जब हम परम्यूटेबल चेक करते हैं तो परम्यूटेबल में जी सेट जी होता है और एक उसका सबसेट होता है। तो इसमें आप इस एच को जी के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हो। तो यानी इसमें सेट को एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराया जाता है परम्यूटेबल में, जबकि कम्यूटेटिव में एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो ये सिंपल कम्यूटेटिव एंड परम्यूटेबल में फर्क होता है।
यहाँ पे उसने लिखा है कि बट स्टिल कम्यूट विद एवरी सब ग्रुप। उसने कहा है कि देयर आर सब ग्रुप्स दैट आर नॉट नॉर्मल बट स्टिल कम्यूट विद एवरी ग्रुप। यानी हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे सेट जरूर होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉर्मल तो होते हैं। नॉर्मल में भी मुझे पता है कि सेट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हुए, यानी इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल जो है वो परम्यूटेबल होता है। लेकिन परम्यूटेबल लाजमी नहीं है नॉर्मल हो। क्यों? क्योंकि वो लाजमी नहीं है कि नॉर्मल की कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, लाजमी नहीं है कि वो नॉर्मल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबकी सबको सेटिस्फाई करे। तो इस तरीके से हमारे पास परम्यूटेबल की डेफिनेशन जो है वजूद में आई। इसके बाद इसकी कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं जो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिएगा, ये असल में डेफिनेशन समझाने के लिए लिखा हुआ है। और एक अहम बात है, परम्यूटेबल का सेकंड नेम है कॉसी नॉर्मल सब ग्रुप। क्योंकि मैंने खुद कहा था कि हर परम्यूटेबल लाजमी नहीं है नॉर्मल हो। तो कॉसी का मतलब होता है आधा, आधा नॉर्मल है, यानी नॉर्मल की कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सारी नहीं करता। इसलिए इसका नाम क्वासी नॉर्मल सब ग्रुप लिखा उसने कहा हुआ है। पर यानी सब ग्रुप के ऑफ एच। और मुझे पता है कि अगर मैं जो एच के होता है वो हमेशा ग्रुप होता है। अगर मैं एच के दो सब ग्रुप ले लूं, जी के दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं, वो ग्रुप पे बिलोंग करेगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि फॉर एनी सब ग्रुप के एन एच, एच के इज इक्वल टू के एच, इन अदर वर्ड्स एच एन के परम्यूटिंग सब ग्रुप। तो परम्यूटेबल की डेफिनेशन भी यही होती है मेरे पास कि एच के एच के बराबर होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है बस। ये नोट कुछ इंपॉर्टेंट है। टू इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक। अगर मेरे पास कोई से भी दो इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। और मेरे पास जो दो इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। और एवरी सब ग्रुप हुज ऑर्डर इज प्राइम नंबर इज नेसेसरली साइक्लिक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ गया है। उसके बाद लिखा परमुटेबल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब ग्रुप व्हाइल द कम्यूटेटिव इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो कम्यूटेटिव होता है वो किसकी प्रॉपर्टी है, ग्रुप की होती है। जबकि परम्यूटेबल किसकी होती है, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है। ये दोनों में एक डिफरेंस भी है। अब हम आ जाते हैं जनरल ग्रुप्स की तरफ कि ये ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप्स के सिमेट्रिक ग्रुप्स को। वो इसलिए क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप जो है उसमें इसको हम पहले, अगर आपको याद हो तो हम हमने इसको परम्यूटेशन में पढ़ा था। तो परम्यूटेशन में क्या था, मैंने उसको बताया था कि हम उसको एस एक्स से नोट करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप को। सिमिशन एक्स, सिग्मा एक्स, या एक्स का फैक्टोरियल, या सिमेट्रिक ऑफ एक्स, ये इसकी डिफरेंट नोटेशंस हैं। तो सिमेट्रिक ग्रुप को परम्यूटेशन ग्रुप कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप कहा जाता है, या इसे ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप भी कहा जाता है। आपको इसके सेकेंड नेम माने चाहिए। तो उसमें क्या होता है, वही बाइजेक्टिव जो ग्रुप होता है वो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है। मैंने वहीं पर बताया था कि इसका ऑर्डर एन होता है और इसकी डिग्री एन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिग्री और ऑर्डर में डिफरेंस बताना चाहूंगी कि जो मेरे पास डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब ये है कि जो आपके पास गिवन सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे ये सेट एक्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। और ऑर्डर का मतलब क्या है कि ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं। यानी जब आपने सारा वर्किंग कर ली है अपने काम के ऊपर, उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना ली है, कितने बेसिस को रिप्रेजेंट कर लिया है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वन फैक्टोरियल होते हैं, जबकि सेट के अंदर एलिमेंट्स जो है वो डिग्री कहलाते हैं। तो किसका फर्क है, सिर्फ एक सेट का फर्क है और एक वर्ड ग्रुप का फर्क है यहाँ पे। उसको उसने बताया है कि हमारे पास द ग्रुप एस ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड सिमेट्रिक ग्रुप। उसने कहा अगर आपके पास कोई परम्यूटेशन ग्रुप 5 है उसको फिनाइट तब कहेंगे इफ अगर उसमें फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसे फाइनाइट करेंगे। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो हम कहेंगे कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड सिमेट्रिक ग्रुप है। उसके बाद कुछ अहम नोट्स आ रहे हैं कि एस एन हमारे पास अबिलियन होता है तब जब एन लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको याद रखिएगा कि एस एन अबिलियन होता है जब एन लेस देन इक्वल्स टू 2 है। और एन इज इक्वल टू 0 1 के लिए हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है और ये ट्रिवियल ग्रुप कहलाता है। उसके बाद मैंने एस थ्री की कुछ कंडीशंस लिखी हैं कि एस थ्री में की जो शक्ल होती है, जो फॉर्म होती है, वो इस टाइप की होती है। इसको जबानी आपने याद रखना है कि एस थ्री इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस तरीके से इसको जो है वो डिनोट करते हैं हम। ई में इस तरह की होती है अरेंजमेंट्स। ए में ये मैंने ले ली, ए स्क्वायर में ये, बी में ए, बी में ए, इसमें ये होती है। ये सिंपल बस नोटेशन से मैंने बताया कैसे होता है, क्योंकि हम जब अक्सर एग्जांपल्स वगैरह ये प्रूफ करते हैं तब हमें ये काम आता है। अदरवाइज अगर आपने स्टेटमेंट याद रखने तब तो इसका कोई रोल नहीं है खास। उसके बाद अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप का जो सबसेट होता है वो अल्टरनेटिंग ग्रुप कहलाता है। तो ए एन से इसे डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, ये सेट ऑफ इवन परमुटेशन होता है। सिमेट्रिक ग्रुप जो है वो सेट ऑफ इवन एंड ओड बोथ परमुटेशन होता है, जबकि अल्टरनेटिंग जस्ट इवन परमुटेशन होता है। इसलिए जो हमारे पास मुझे पता है जो सिमेट्रिक ग्रुप ऐसा है ना उसमें आधे इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं। तो इसलिए मैंने एस एन का ऑर्डर कितना, एन फैक्टोरियल को अगर 2 पे डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आधे नंबर निकलेंगे। और वो जो आधी परमुटेशन निकलेंगी वो ए एन का ऑर्डर होंगी। तो यानी एस एन का जो हाफ है, क्योंकि हाफ इवन और हाफ ओड होता है, तो मैंने जो इवन वाले नंबर्स हैं वो उठा लिए हैं, तो इसलिए एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आ गया और इसकी डिग्री एन है।
और ए एन कब अबिलियन होता है, जब एन लेस देन इक्वल टू 3 हो और सिमेट्रिक ग्रुप में था लेस देन इक्वल टू 2। और ए3 साइक्लिक होता है, और मुझे पता है हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, बट अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है। तो इस ये भी मजीद अभी आगे आएगा, जिसमें हम कलाइन फ्रॉग ग्रुप को कहेंगे। कलाइन फ्रॉग ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो अबिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। ये एग्जांपल बहुत फेमस है, बहुत बार आ जाती है पूछने के लिए। अक्सर कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है कैसा ग्रुप बताओ जो अबिलियन हो लेकिन साइक्लिक ना हो, तो उसमें कलाइन फ्रॉग ग्रुप कह सकते हैं, या 0 1 3 5 7 ये सेट भी कह सकते हैं, और भी काफी सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। काफी सारे मजीद एग्जाम्पल्स भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है डाइहेड्रल ग्रुप। अब डाइहेड्रल ग्रुप जो है वो सबसे फेमस ग्रुप है, सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो डाइहेड्रल ग्रुप होता है। और जो डाइहेड्रल ग्रुप होता है इसको डी एन से डिनोट किया जाता है। ये होता है क्या असल में, डाइहेड्रल ग्रुप हमारे पास एक क्या था, सिमेट्रिक होता है, जो कि सिमेट्रिक ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स से बना होता है। आपको पता है अगर आप इसे 3D में इमेजिन करें तो उसके बहुत सारे फेसेस आ जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा जो है वो शेप ले रहे हो। और ये याद रखिएगा कि इसका जो हमारे पास डिग्री होती है वो एन है, और इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 2n होता है। अब देखिएगा कि कैसे डाइहेड्रल ग्रुप से बहुत सारे ग्रुप्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखें डाइहेड्रल ग्रुप में वैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अक्सर बुक्स में 2n भी लिखा जाता है, बट आप हमेशा n लिखिएगा, ये ज्यादा जो है वो अच्छी बात है लिखना। तो डी एन की जनरल जो नोटेशन है वो ऐसी है, ए बी सच दैट ए एन इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर पे आइडेंटिटी है, और ये हमारे पास जो है ये n लिखा हुआ है। याद रखिएगा कि इसकी डिग्री हमेशा n होती है और ऑर्डर हमेशा 2n है। ये आपने जनरल बात की है। अब आप n की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं n को क्या रखूं, 2 रखती हूँ, तो मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा, और डिग्री मेरे पास 2 हो जाएगी। और D2 को V4 कहा जाता है क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे पता है कलाइन 4 ग्रुप V4 होता है, और इसमें भी कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि E A B होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू चेंज कर दूं, n को 4 रख दूं, तो इसका ऑर्डर 8 बन जाएगा। और मुझे पता है ऐसा सेट जिसमें 8 एलिमेंट्स हो उसे क्वार्टरनियन ग्रुप कहा जाता है, Q8 से इसको डिनोट किया जाता है। और क्वार्टरनियन ग्रुप का सेकंड नेम है ऑक्टेट ग्रुप। उसके बाद अगर मैं इनको सिंपल 3 रख दूं तो 3 to the 6 हो जाएगा, ऑर्डर 6 है, डिग्री 3 है, मुझे पता चल गया ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 6 हो वो S3 कहलाता है, और S3 को D3 भी लिखा जा सकता है। तो देखिएगा n की वैल्यू चेंज करने से यहाँ पे वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ये चीज, और ये फिक्स है। n की वैल्यू जो आप इधर बेस में लिख रहे हो वही वैल्यू जो है वो इसकी यहाँ पे भी आ रही है। उसके बाद सिमिलरली D4 में क्या होगा, मैं n की वैल्यू को सिंपल 2 रख दूं यहाँ पे, तो ऑर्डर 8 बन गया। तो ये मैंने वही ऑक्टेट ग्रुप यानी क्वार्टरनरी ग्रुप लिखा हुआ है। और उसने क्या है कि ये कहाँ से निकला है, लव्स डाइहेड्रल ग्रुप, ये एक वर्ड डाइहेड्रॉन से निकला है। इसका मतलब है सॉलिड विद 2 फेसेस। और डाइहेड्रल ग्रुप नॉन अबिलियन परम्यूटेशन ग्रुप होता है फॉर n ग्रेटर देन 2। तो यानी n लेस देन 2, यानी कि n लेस देन आप 1 कह सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू 1 कह सकते हो। तो उसके लिए ये ग्रुप अबिलियन होता है, और बाकी सब में ये क्या होता है, हमारे पास नॉन अबिलियन होता है। तो यानी ये अबिलियन होता है जब n लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। और अभी आपने पीछे किसका देखा था, ऑल्टरनेटिंग का पढ़ा था, वो लेस देन इक्वल्स टू 3 के लिए अबिलियन था, और लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए जो सिमेट्रिक ग्रुप था वो था। तो देखिए एक एक कैसे नंबर पीछे जा रहा है, 3 2 1। तो इस तरीके से तरतीब से याद रख सकते हो। और एक साइक्लिक ग्रुप होता है, और वो हमेशा अबिलियन भी होता है, क्योंकि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। अब देखिए क्लाइन 4 ग्रुप की बात आ रही है। क्लाइन 4 ग्रुप हमारे पास क्या होता है, क्लाइन 4 ग्रुप जो है उसे कहते हैं क्लाइन 4 ग्रुप। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको V या K4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें एलिमेंट्स इस शेप के होते हैं। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं क्लाइन 4 ग्रुप में उनका ऑर्डर 2 होता है। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है। द क्लाइन 4 ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप है जो अबिलियन है लेकिन नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेगा। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप। इट इज द स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप इट इज अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ये नोटेशन है कि वी होता है, फिर ए बी सी, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ये इसको ड्रॉ करने की शेप होती है क्योंकि डायहेड्रल की शक्ल में होता है, तो इसको इस तरीके से जो है वो मोस्टली राइटर्स जो है वो डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में इतना काफी आज के लिए।